गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून के करंट अफेयर। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास मॉर्निंग थॉट। और उसके पहले प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, वो टेलीग्राम के लिंक पर दिया जाता है, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आचार्य चाणक्य के बारे में, जिनको हम कौटिल्य नाम से जानते हैं, इनकी जो विचारधाराएं थी वो आधुनिक युग में भी काफी ज्यादा प्रासंगिक हैं। यानी आधुनिक युग में भी देखें तो उनके विचारों को अगर आत्मसात करें हम, यानी कि अपनाएं, तो एक एक सफल जीवन हम जी सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य जी का कहना था कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उस व्यक्ति का न तो कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। यानी कि धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समस्याएं आए, तकलीफें आ सकती हैं, गुस्सा आ सकता है, लेकिन ऐसे समय पर अगर हम धैर्य रखते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तो हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी। क्योंकि जब हम जब हम पेशेंस के साथ कोई काम करते हैं, है ना, या पेशेंस के साथ किसी मैटर को ठंडे दिमाग से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म फायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए धैर्य को अपनाएं और आचार्य कौटिल्य जी को याद करते हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के बारे में, जो हर साल 24 जून को मनाया जाता है, और इस बार भी 24 जून को हम ये डे मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब संगठन जो है उसका जब सम्मेलन हो रहा था, 76 नंबर का, किस नंबर का? 76 नंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था। तो उस समय ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी मनाई जाएगी। क्लियर? साथ में इसके पीछे का जो मोटिव ये है कि महिलाओं को जो डिप्लोमेसी का फील्ड है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर आगे बढ़ाना, है ना, उनकी समझ को विकसित करना और उनके जीवन में इस डिप्लोमेसी की क्या उपयोगिता है, इसको बताने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है 24 जून को। ओके। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, पासपोर्ट सेवा दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 24 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 24 जून को ही हम पासपोर्ट सेवा दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाएगा। और इसके पहले जो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा आर्टिकल 9 है, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 9 है, वो दोहरी नागरिकता के बारे में बताता है। और ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बाहर जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो इस अधिनियम के तहत, यानी जो ये आर्टिकल 9 है उसके तहत, वो उस व्यक्ति की भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? यानी सीधा सा जो आंसर निकल कर आता है कि आर्टिकल 9 दोहरी नागरिकता से रिलेट करता है। और अगर कोई व्यक्ति बाहर की नागरिकता ले लेता है, बाहरी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी अपने देश की यानी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली पासपोर्ट सेवा दिवस के बारे में, जो हर साल 24 जून को मनाया जाता है। ओके। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय नौसेना के बारे में। अब जो इंडियन नेवी है, उसका जो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है हर साल 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 21 जून को ही मनाया गया है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो थीम हम देखते हैं, हाइड्रोग्राफी अंडर पिकिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशन। इस थीम के साथ में ये दिन मनाया जा रहा है। इसके पीछे का मोटिव क्या है? तो मोटिव ये है कि किस तरीके से जो समुद्री सुरक्षा है, जो समुद्री विकास है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। किस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है नेविगेशन के फील्ड में, या फिर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है उसके बारे में बात की जाती है, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, तो उसको किस तरीके से बनाए रखा जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर 21 जून को हमारा जो इंडियन नेवी है उसके द्वारा हाइड्रोग्राफिक डे मनाया जाता है। क्लियर?
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय के बारे में। तो देखो, ये जो कार्यालय है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय है, यानी कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एक्टिविटीज है वो सारी कंडक्ट कराई जाती है इस ऑफिस के माध्यम से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हसमुख अधिया को। यानी जो हसमुख अधिया हैं अब गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष होंगे, और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये सुधीर माकंड की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तो ये सुधीर माकंड की जगह लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी का काम क्या है, और इसको क्यों बनाया गया था। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि गुजरात का जो गांधीनगर है उसमें भारत का पहला गिफ्ट सिटी बनाया गया है। स्पेशली इसके दो डिपार्टमेंट है। एक जो इसका डिपार्टमेंट है वो विदेशी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उससे रिलेट करता है, और एक जो है जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उससे रिलेट करता है। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? स्पेशली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको बढ़ावा देने का काम करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है, और इसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज है उनको भी बढ़ावा देने का काम करता है, और उनके लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में काम करता है गिफ्ट सिटी। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, हसमुख अधिया बन गए हैं, और ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये सुधीर माकंड की जगह लेंगे। देखो, गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हुए जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो गुजरात का गांधीनगर जिला है वहां पर ये बनाया गया है एक तरीके से केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में इसको जानते हैं। इसके दो डिपार्टमेंट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है IFSCE, जो स्पेशली जो इंटरनेशनल एक फाइनेंस सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करता है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। और इसका जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको हम DTA कहते हैं, जो हमारे जो घरेलू व्यवसाय हैं उसको पूरा करने के लिए, यानी जो हमारा इंडियन रूप से जो उद्योग हैं जो भारत से रिलेट करते हैं उनके लिए काम करता है। क्लियर हो गया? और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत गिफ्ट सिटी को बनाया गया था। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था गिफ्ट सिटी को। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब आइए गुजरात के बारे में बात करते हैं। भारत के मैप में गुजरात को आप देख सकते हो, पश्चिमी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात। यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। इसका गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं, और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें जाती हैं। क्लियर? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रूबी सिन्हा के बारे में। रूबी सिन्हा कौन है? रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये किसकी जगह लेंगी? तो ये जगह ले रही हैं शबाना नसीम की। किसकी जगह ले रही है? शबाना नसीम की जगह लेंगी। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में जैसा कि हम सबको पता है कि ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो देश हैं ये मिलकर ब्रिक्स को बनाते हैं। तो इसका जो औद्योगिक संगठन है जो स्पेशली महिलाओं से रिलेट करता है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल, जिसका फुल फॉर्म है, जिसको हम ब्रिक्स CCIWE कह रहे हैं, इसके लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसा कि ब्रिक्स के देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें 5 देश हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा 2012 में ये डिसाइड किया गया था कि महिलाओं को समर्पित एक व्यापारिक संगठन बनाया जाएगा, और उसका नाम रखा जाएगा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना? और उस इंडस्ट्री के तहत ही एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल। ओके, तो इसके ही अध्यक्ष के रूप में रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, ब्रिक्स CCI का उद्देश्य क्या है? तो स्पेशली जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वुमेन्स को, यानी जो महिला उद्यमी है उनको समर्पित है। उनको जो स्टार्टअप्स हैं महिलाओं के लिए उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे, नए विचारों को बढ़ावा देने का काम करेंगे, महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक और एक तरीके से आर्थिक उत्थान के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया के साथ रेलवे ने एक समझौता किया है। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ये और यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए, जो भारत का रेलवे डिपार्टमेंट है, भारत का जो रेलवे मंत्रालय है, उसके साथ में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
ने समझौता किया है और एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब ये समझौता क्या है देख लेते हैं। तो स्पेशली रेलवे का जो भी काम है उसमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने के लिए, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको नेट जीरो करने के लिए ये समझौता किया गया है। और एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कर दिया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। किसकी मदद से? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा, जो एक अमेरिका की कंपनी है। क्लियर हो गया। और इसके लिए 14 जून को टाई अप हुआ है किसके बीच में? अमेरिका की जो कंपनी है उसके जो इसाबेल कोलमैन इसके जो अध्यक्ष हैं उनके बीच में, और भारतीय रेलवे के नवीन गुलाटी के बीच में समझौता हुआ है। समझ में बात आ गई। और स्पेशली देखो इसमें हरित ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, कार्बन का उत्सर्जन कम करने की बात की गई है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग के बारे में बात की गई है। क्लियर? तो हमने बात कर ली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो USA की कंपनी है, और साथ में भारतीय रेलवे के बारे में। ठीक है, देखो USAID जिसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, यानी अमेरिकी लोगों के लिए इस आदर्श वाक्य के साथ इसका गठन किया गया था 3 नवंबर को 1961 में। कहाँ पर? इसका मुख्यालय मिलेगा आपको तो USA के जो यानी अमेरिका का जो वॉशिंगटन DC है वहां पर आपको इसका मुख्यालय मिल जाएगा। स्पेशली अमेरिकी संघीय सरकार के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करती है, स्पेशली अपने देश के बाहर विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए और विकास का काम करने के लिए ये संस्था काम करती है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री कौन है हमारे देश के? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा 22 जून को EKYC, देखो EKYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर लाया गया है। ठीक है ना। और फेस ऑथेंटिकेशन जो फीचर है इसके लिए PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जब किसानों का KYC किया जाएगा तो जो किसानों का चेहरा है उससे स्कैनिंग करी जाएगी, और उससे स्कैनिंग करने के बाद में KYC की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट की जाएगी। यानी अब OTP या फिंगरप्रिंट का जो सत्यापन है उसकी आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ चेहरे को स्कैन करके ही KYC प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है किसानों का। ठीक है ना। और साथ में मैं बता दूं कि जो ये फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है इसके माध्यम से किसानों को फायदा होगा, और इसके लिए जो भी उनके कागजात हैं, जो भी मतलब कि जो भी उनका आधार कार्ड है, जो भी उनका अकाउंट है, वो सारी डिटेलिंग के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को लाया गया है, और इसका प्रयोग किया जाएगा PM किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? और इसे ये कहा जा रहा है कि लगभग भारत में ये कहा जा रहा है कि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर PM किसान मोबाइल ऐप के बारे में। PM किसान मोबाइल ऐप के बारे में हमने बात कर ली, जिसको लॉन्च किया गया है हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा। ओके, अब देखिए जो PM किसान योजना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो उसमें ये बोला गया था कि PM किसान के बारे में, यानी जो PM किसान योजना है इसके बारे में बात करी गई थी। ठीक है। और स्पेशली जो PM किसान सम्मान निधि योजना है ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसमें ये कहा जाता है कि किसानों को 3 किस्त में प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्राप्त होंगे, यानी किसानों के अकाउंट में सीधे 6,000 रुपए दिए जाएंगे 3 किस्तों के माध्यम से। ठीक है, जिससे कि जो प्राथमिक स्तर का किसान है उसको खेती के काम में मदद मिल सके और उसको अपनी आजीविका के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, यानी उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, जो इनिशिएटिव है भारतीय किसानों के लिए। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर EKYC क्या है? तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो KYC की प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, डिजिटली करी जाएगी। तो इसलिए इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
इसमें जो भी दस्तावेज लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार है चाहे अकाउंट नंबर है, उसको पहले चेक करने के बाद में जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है उसके माध्यम से केवाईसी किया जाएगा। और इसके माध्यम से ये भी बोला जा रहा है कि जो धोखाधड़ी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया जो होती है उसमें सुधार हो सकता है और सीधे किसानों को इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो एक न्यूज है, अभी एक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये क्या कहा गया है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, तो अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। क्या नाम है? मॉर्निंग कंसल्ट, जो अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है, उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। और ये बोला गया है कि 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस जो चेहरा है नेता के रूप में, लीडर के रूप में, वो किसका है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। बात समझ में आ गई? सेकंड नंबर दिया गया है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट को। थर्ड नंबर दिया गया है मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को। आठवां स्थान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया गया है और ऋषि सुनक को 13वां स्थान दिया गया है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर हो गया? पिछली रेटिंग में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो फर्स्ट नंबर पे थे और इस रिपोर्ट में भी यही बात बताई गई है। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में, जो अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके बारे में। ओके, अब देखो ये लिस्ट है प्रॉपर, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर आप इस लिस्ट को प्रॉपर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए हम जो बात कर रहे हैं आर्टेमिस समझौते के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टेमिस समझौता भारत के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के का जो नासा है उसके बीच में हुआ है। हम सबको अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यात्रा पर हैं यूएसए के, और उस यात्रा के दौरान ही ये समझौता किया गया है। समझौता स्पेशली इस बात पर है कि किस तरीके से मनुष्यों की वापसी हो सके चंद्रमा पर, यानी कि चंद्रमा पर किस तरीके से मनुष्य जा सकता है, क्या जीवन जीने की संभावनाएं हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक, कब तक, 2025 तक मनुष्य को उतार दिया जाएगा चंद्रमा पर। तो इस मोटिव को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देश समझौता कर चुके हैं और एक समझौता किया है जिसका नाम है आर्टेमिस समझौता। ठीक है ना, और इसमें वो चंद्रमा पर खोज करेंगे और वहां पर मनुष्यों को उतारने की बात कही गई है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? साथ में ही मंगल ग्रह पर भी काम किया जाएगा। मंगल ग्रह पर भी जो जीवन की संभावनाएं हैं उसकी भी खोज की जाएगी और धीरे धीरे खोज के माध्यम से मानव को उतारने की बात कही जा रही है नासा के द्वारा। ओके, देखो नासा के बारे में, जैसा कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, कहाँ का है, तो यूएसए का है। हम सबको बहुत अच्छे से पता है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है अपने काम की वजह से, अपने नए विचारधाराओं के लिए, अपने खोजों के लिए। इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका मुख्यालय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके संस्थापक कौन है, तो वाइट डी आइजनहावर इसके संस्थापक रहे हैं नासा के। ओके, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है। क्लियर? देखिए हम बात कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन निदेशालय के बारे में, जिसके द्वारा एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस रद्द क्यों किया गया है, उसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि जब चंडीगढ़ लेह उड़ान भरी जा रही थी एयर इंडिया के द्वारा, तो उस समय कॉकपिट में एक अनऑथराइज्ड पर्सन का प्रवेश कराया गया है। किसके द्वारा? इस पायलट के द्वारा। तो जिसकी वजह से जो डीजीसीए है उसने पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया है 1 साल के लिए। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। ओके, देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है वो इसका जो गठन है वो विमान विधेयक अधिनियम 2020 के तहत हुआ था। ठीक है ना, इसका जो गठन कब किया गया था, तो विमान विधेयक 2020 के तहत इसका गठन किया गया था।
ये एक वैधानिक निकाय है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, है ना। स्पेशली जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उससे रिलेट करती है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये विमानों को रजिस्टर करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, उनका जो उनसे रिलेटेड जो भी काम है, जो भी प्रक्रिया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा ही देखा जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो जो विमान से रिलेटेड प्रक्रिया है वो सारा इसके द्वारा किया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया जाता है। तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये अवार्ड भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1973 में पहली बार। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 2022 के लिए जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दी गई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप ये पूरी प्रॉपर लिस्ट देख सकते हैं। ओके, 2023 के लिए जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, ये सारी डिटेलिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग स्टेट से अलग अलग फील्ड में काम करने वाले नर्स को दिया गया है। ओके, देखिए, जब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, इनकी स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये पेशे से नर्स थी, ठीक है, और अपने सेवा भाव के लिए जानी जाती है। तो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार का जो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा। और इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1973 में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी और हर साल दिया जाता है भारत की राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इसमें जो श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं। तो एक श्रेणी है जिसमें नर्स और दाई, सहायक नर्स और दाई के लिए है, और दूसरी है नर्स श्रेणी के लिए। इसमें लगभग 50,000 रुपए नगद दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 रुपए नगद दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है उसके तहत NHAI काम करता है और NHAI के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अब इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या काम किया जाएगा? तो स्पेशली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी जो नेशनल हाईवे हैं, उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उनके समावेशी विकास के लिए काम किया जाएगा, यानी उनके संपूर्ण विकास के लिए काम करा जाएगा। इसके लिए सड़क डिजाइन की बात की गई है, सुरक्षा निर्माण के बारे में बात किया गया है, पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, आसपास के एरिया को साफ सुथरा भी रखा जाएगा। स्पेशली जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारने की बात की गई है। हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने बात कर ली हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। और हमने बात कर ली जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इसके बारे में। ओके, अच्छा देखो, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? स्थापना इसकी करी गई थी 1995 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका एम ही ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका विकास किया जाए और उसका रख रखाव सही से किया जाए। और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? तो भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि NHAI के द्वारा लगभग भारत में 50,000 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में उसका लगभग 40% है। कितना परसेंट है? 40% है। और ये स्पेशली राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए काम करने वाला संगठन है, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करता है।
बात समझ में आ गई? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए क्लास में, नए सेशन के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में और नए विचारों के साथ में। तब तक खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और साथ में ही मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम के लिंक पर आप मटेरियल को पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।